अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नॉवल शुरू करते हैं। नॉवल का नाम है लम्स जुनून और इस नॉवल को लिखा है ज़ोया अली शाह ने। ठीक है जी, चलें जी शुरुआत करते हैं। तो मुझे ये बताना पसंद करोगी कि ये सब तुम क्या कर रही हो। महक रूम में आते ही अपने गुस्से से अपनी ज्वेलरी उतारते हुए ड्रेसिंग पर अपनी ज्वेलरी उतार कर बदतमीजी से पटक रही थी। अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं तो इनका इस्तेमाल करके देख सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ। लहजा इंतहाई बदतमीजी वाला था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं और मैं देख सकता हूँ कि तुम इस वक्त अपनी ज्वेलरी जो कि बेजबान है इस पर फजूल का गुस्सा निकाल रही हो। मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी खूबसूरत शक्ल के साथ जो जुबान दी है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतनी कड़वी क्यों है। अहमर ने अब भी तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मजाक के अंदाज में कहा था। मेरी जबान भी ऐसी है और मैं खुद भी ऐसी ही हूँ। अगर निकाह करने से पहले छानबीन कर लेते तो अच्छी तरह से पता चल जाता। बालों में बने हुए जूड़े की पिंस को निकाल कर बदतमीजी से इधर उधर फेंक रही थी। महक प्लीज बिहेव सेल्फ। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ना तो बदतमीजी करना चाहता हूँ ना सख्ती, इसलिए प्लीज़ अपने लहजे को कंट्रोल में रख कर बात करो। मुझे ना तो बदतमीजी करना पसंद है और ना बदतमीजी को बर्दाश्त करना पसंद है। तो बेहतर होगा कि तुम्हें जो भी बात करनी है तमीज़ के दायरे में रहकर करो। अब की बार अहमर का लहजा थोड़ा सख्त हुआ, मगर मुझे तो बदतमीजी करना ही पसंद है और मैं अपना लहजा तुम्हारे लिए क्यों बदलूं। मैं जैसी हूँ ऐसी ही रहूँगी और मुझे आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे बिल्कुल भी ना तो डर लग रहा है और ना कभी लगेगा। तो ठीक है, फिर मुझे अपना लहजा चेंज करना पड़ेगा और मेरा चेंज किया हुआ लहजा और तरीका मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंकते हुए अब की बार अहमद ने इंतहाई गुस्से वाले लहजे से कहा और अपने कदम उठाता हुआ वो महक की जानिब बढ़ रहा था। मुझसे दूर रख कर बात करो। क्यों? तुम में इस वक्त करंट आया हुआ है जो तुम्हारे पास आने से मुझे भी लग जाएगा। स्पार्ट लहजे से कदम उठाता हुआ उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से उसे अपने करीब किया। हाथ की सख्ती इतनी ज्यादा थी कि महक को खुद की रीढ़ की हड्डी कड़कड़ाकर टूटती हुई महसूस हुई। ये क्या बदतमीजी है? अपनी कमर से अहमर के हाथ को छुड़ाते हुए नागवार नजर से देख कर कहा। अहमर के इस अंदाज से एक थोड़ी देर के लिए डर की एक लहर तो महक के चेहरे से होकर गुजरी थी। इसे बदतमीजी नहीं, शोर का हक कहा जाता है। मैंने तो यही सोचा था कि तुम्हें तमीज से संभलने का टाइम दूंगा, मगर तुम्हारी बातें और तुम्हारा एटीट्यूड तो मुझे कुछ और ही करने पर मजबूर कर रहा है। जबड़े से पकड़कर चेहरे को अपने मुकाबिल करते हुए कहा, पीछे हटो और दोबारा इस तरह की बदतमीजी मुझसे करने की जरूरत भी मत करना। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे इस तरह के रोप डालने से डर जाऊंगी। महक ने अहमर के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की जानिब धक्का दिया। तुम खुद को समझती क्या हो? खुद की तौहीन पर अहमर गुस्से से जो लड़खड़ा कर पीछे की जानिब गिरने ही वाला था। महक पर झपट पड़ा। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें अपने प्यार से हैंडल करूंगा, मगर तुम तो प्यार हैंडल करने वाली चीज़ ही नहीं हो। अब तो तुम्हें मैं अपने इस अंदाज से बावर करवाऊंगा जिससे आज तक मैंने खुद को भी रूबरू नहीं करवाया। अहमर के दिमाग में रोमांशा की बात आई थी कि अगर तुमसे अपनी बीवी ना संभाली गई तो लानत है उसके मर्द होने पर। और अहमर को रोमांशा की ये जुमले सच साबित नहीं करने थे। महक से पहले अरीशा, जिसको अहमर ने दिल से प्यार किया मगर वो इसके बावजूद धोखा देकर चली गई। अहमर अब दोबारा से धोखा खाना नहीं चाहता था, इसलिए अब तो वो दिमागी तौर पर तैयार था कि उसे महक को हर हाल में मोहब्बत से या ज़बरदस्ती अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना है। और महक के अड़ियल दिमाग से उसे अंदाज़ा हो गया था कि महक वो लड़की नहीं जो मोहब्बत से उसके साथ रहेगी। बेशक वो खूबसूरत थी और इसकी खूबसूरती से ही अहमर मुतासिर हुआ था, मगर उसके असल रंग तो कुछ घंटों में ही अहमर के ऊपर आया हो गए। 5 मिनट है तुम्हारे पास फ्रेश होकर चेंज करने के लिए को, क्योंकि घूंघट उठाने वाला सीन तो तुमने छोड़ा नहीं और ज्वेलरी तो तुम पहले ही उतार चुकी हो। इसमें तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ तुम्हारे जिस्म पर ये शादी का जोड़ा बचा है, तो इसको उतारने की मेहनत भी तुम खुद करो और 5 मिनट में चेंज करके बेड पर पहुंचो। मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहकर शर्ट के बटन खोलकर उसे उतारता हुआ शर्ट को फर्श पर फेंकते हुए बेड पर जाकर अपने सर के नीचे दोनों हाथ रखकर सीधा लेट गया था। अहमर के अल्फाजों से महक के तो 14 तबक रोशन हो गए थे। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये जो देखने में तो बेहद खूबसूरत था, वो अलग बात थी कि महक की आंखों में रोमांशा बसा हुआ था।
इसलिए उसकी आंखों को कोई और मर्द भाता ही नहीं था। मगर ये भी सच्चाई थी कि अहमर बेहद खूबसूरत था। नॉर्मल सा कद, खूबसूरत कसरती जिस्म, डार्क ब्राउन आंखें, घनी मूंछें, हल्की हल्की बियर्ड, मॉडर्न स्टाइलिश स्टाइल, बेहद पढ़ी लिखी सोबर पर्सनैलिटी, देखने में खूबसूरत चॉकलेट हीरो लगता था। मगर जिस अंदाज से उसने महक को धमकी दी, महक तो फटी फटी आंखों से अब तक बेड पर लेटे हुए अहमर को देखे जा रही थी। चेंज करके आ जाओ, करीब से आकर अच्छी तरह से मुझे देख लेना। महक को यूं टिकटिकी बांधे हुए देख के अहमर उसे होश की दुनिया में वापस लाया। मैं इन्हीं कपड़ों में सोऊंगी, मेरा कपड़े चेंज करने का मूड नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, आ जाओ। वैसे भी कुछ ही देर के लिए तो ये कपड़े भी तुम्हें अपने इस खूबसूरत वजूद पर नजर नहीं आएंगे। गहरी नज़रों से उसे सर से पांव तक देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती कोशिश करने की कोशिश मत करना, वरना मैं इतना शोर मचाऊंगी कि अपने पूरे होटल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। महक ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी अहमर को दी और उसे पूरा यकीन था कि अहमर और उसकी इस धमकी से डर जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तुम्हें जो करना है, तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम कर सकती हो। तुम अपना ये शौक भी पूरा करके देखना, मैं भी तो देखूं कि तुम कितना चीख सकती हो। अच्छा है, जितना ज़्यादा चीखोगी इतना ज़्यादा मुझे तुम पर काबू होने में अच्छा लगेगा। मगर तुम्हारी कोई भी मज़ाहमत आज तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। और ये हालात महक बीबी तुमने खुद पैदा किए हैं। मैं तो ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, और अब अगर तुम नहीं चाहती कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो चुपचाप चेंज करके आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यूँ धमकियाँ दोगे और मैं डर कर सहम कर चेंज करके तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगी, मैं यहाँ सोफे पर सोऊंगी और तुम वहाँ बेड पर सोना, और अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। महक अपने लहंगे को उठाकर संभालती हुई सोफे पर लेट गई थी, जबकि अहमर अब भी उसकी हरकत को देखकर चुप था। वो अपनी इस खूबसूरत रात को कोई गलत रंग नहीं देना चाहता था, मगर महक थी कि उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वो तो रोमांशा को खोने का गम अपने सर पर सवार किए हुए सारा गुस्सा अहमर पर उतार रही थी। छोड़े मुझे, क्या बदतमीजी है। अहमर महक को अपनी बाहों में उठाकर ज़बरदस्ती बेड तक ले आया और महक को बेड पर पटकने वाले अंदाज में लटाया। अभी तक बदतमीजी नहीं की, अब करने का पूरा इरादा रखता हूँ। क्या करने वाले हैं आप मेरे साथ? बेड पर उठकर पीछे की जानब स्क्रॉल करती हुई महक के चेहरे पर डर के तासुरात वाज़ेह नज़र आ रहे थे। तुम्हारे होठ ठिकाने लगाने लगा हूँ, जो कि बेहद ज़रूरी है। तुम्हें बताने लगा हूँ कि शोहर के हकूक़ क्या होते हैं। पीछे हटो, शर्म नहीं आती अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करते हुए। अहमद जो उसके ऊपर घटा बनकर छाया हुआ था, उसकी छाती पर मुक्के मारते हुए महक खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोल रही थी, नाइस, चलो तुम मेरी याददाश्त चलो नहीं, चलो तुम्हारी याददाश्त इतना तो काम करने लगी है कि तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम मेरी बीवी हो, और मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, याद है मुझे कि तुमने मुझसे निकाह किया और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उखड़ी हुई सांसों से अमर को घूरते हुए महक ने कहा, चलो अब तुम्हारा चीखे मारने का टाइम हो गया है, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारा चीखे मारना ज़रूरी होगा। क्या क्या करने वाले हैं? लफ्ज़ों को तोड़ती हुई बोली, कुछ नहीं बीबी, रोमांस ही करूँगा, मार कुटाई करने वाला बंदा नहीं हूँ मैं। तुम्हें अपनी शिद्दतों से ही सज़ा भी दूंगा और प्यार भी करूँगा। अब तुमने मेरी शिद्दतों को प्यार से सहना है बतौर या सज़ा कबूल करना है, ये तुम्हारी मर्जी। वो गहरी नज़रों को से उसके सरापे को देखते हुए उस पर झुकने लगा। महक झटपटा कर पीछे को हुई और अहमद उसके दोनों हाथों पर अपने मजबूत हाथ रखकर उसे बेड के साथ लगा चुका था। उसके हाथों को अपनी उंगलियों में फंसा कर बेड पर पिन करते उस पर घटा बनकर छा गया। अहमद उसको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसकी बीवी थी, वो पूरा हक रखता था। इस बात का उसके दिल को इत्मीनान था, और महक को अगर वो आज अपने करीब नहीं करता तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि महक इन दोनों के दरमियान में फासला मजीद बढ़ा देगी, जबकि अहमद महक को ऐसा कोई मौका देना ही नहीं चाहता था, इसलिए कि आज की रात वो महक को शोहर होने के सारे हकूक बताने वाला था। महक के हाथों के बाद अपनी टांगों में उसकी टांगें लिपटाए हुए उसको भी पिन कर चुका था। उसने पूरी तरह से महक को अपने काबू में करते हुए उसके गुस्से और बेजार चेहरे पर नजर डाली। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, महक चिल्लाई थी। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। बहुत मनमानियाँ की हैं तुमने अपनी ज़िंदगी में, अब तुम अहमद अलवी की बीवी हो, तुम पर पूरा हक है मेरा, और आज मैं अपना हर एक हक तुमसे वसूल करके तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि शोहर के हकूक़ क्या होते हैं। अगर तुम्हारे होश ठिकाने लगाकर तुम्हें इंसान ना बनाया तो महक अहमद अलवी नाम नहीं मेरा।
शक्ल से शरीफ नज़र आता हूँ मगर इतना शरीफ हूँ नहीं कि तुम मुझे खुद के करीब ना आने दो और मैं तुम्हारे हुक्म का इंतज़ार करता रहूँ। महक उसके नीचे पड़ी हुई झटपटा रही थी, जबकि वो इस वक्त पूरी तरह से बेबस थी। ना तो वो अपने हाथ हिला पा रही थी और ना ही अपनी टांगें। उसके होंठों पर झुककर उसके होंठों पर अपने अनाबी लब रखते हुए बड़ी सख्ती से उसके पंखड़ियों को अपनी लबों की कैद में ले गया। उसकी नमी को उसने इतनी सख्ती से अपने अंदर अंडेला कि महक की सांसें रुक रही थी। वो तड़प रही थी मगर अहमद उस पर काबिज हुआ उसकी सांसों को पीता जा रहा था। उसे ना तो उस पर इस वक्त तरस आ रहा था और ना ही उसे छोड़ने का इस वक्त कोई इरादा रखता था। महक को अपने होठों पर जलन महसूस हो रही थी मगर वो तो अपनी प्यास बुझाने में इस कदर मगन था कि उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को भी वो नहीं देख रहा था, या यूं कहें कि वो जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा था। वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसका शौहर है, वो उस पर पूरा हक रखता है, वो उसे यूं धुतकार नहीं सकती। कितनी देर के बाद अपनी मर्जी से जब महक तड़प कर झटपटाना भी छोड़ चुकी थी तो वो पीछे हटा। महक के दोनों होंठों पर कट लगने से नन्ही नन्ही खून की बूंदें खुद पर हुए जुल्म का इजहार कर रही थी, मगर अहमद अलवी इन बूंदों को देखते हुए आंख दबाकर अपनी पहली कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ अभी महक की उंगलियों में फंसे हुए थे। महक की पलकों पर आंसू देखकर होंठों को गोल करते हुए उसके चेहरे पर फूंक मार रहा था। महक ने अपना चेहरा गुस्से से दूसरी जानब मोड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के साथ पहली रात को इस तरह करते हुए? आंसुओं से भीगी हुई पलकों से उसके नीचे पड़ी हुई अब भी अपनी अकड़ को कम करने के लिए तैयार ना थी। अगर बीवी तुम्हारे जैसी बददिमाग और बदतमीज हो तो उसके होश ठिकाने लगाने के लिए शोहर को इस तरह की हिकमत अमली करनी पड़ती है। अहमद को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अहमद सिर्फ उसे एहसास दिला रहा था कि उसका शौहर है, वो उसके साथ सब कुछ करने का ज़बरदस्ती उसे अपने करीब लाने का पूरा हक रखता है, जबकि वो महक के साथ ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता था। ये महज उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए अहमद का एक तरीका था। उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर अहमद कुछ देर के लिए अपने बहके हुए जज्बातों को खामोश करने के लिए लेट गया, क्योंकि महक को सबक सिखाने के चक्कर में उसके बेलगाम जज्बात उस पर हावी हो गए थे और वो अपने जज्बातों के बहकावे में आकर महक के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। अहमद इंतहाई समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वो अपने हाथों से कभी भी अपनी बीवी को यूं भी बेआबरू नहीं करना चाहता था। महक की जगह कोई और अक्लमंद लड़की होती तो अपनी किस्मत पर नाज करती कि उसके हिस्से में अहमद जैसा सुलझा हुआ शख्स आया है जो उसे प्यार भी करता था। महक ने कितनी बार अहमद की बाहों की गिरफ्त से निकलना चाहा मगर उसकी ये कोशिश हर बार अहमद पहले से ज़्यादा मजबूत गिरफ्त करके नाकाम बना देता। जब महक झटपटाकर थक गई तो अहमद भी आंखें बंद करके लेट गया। लेटे हुए अहमद की आंख लगी। महक आहिस्ता से सिरक कर उसकी बाहों के दायरे से निकल गई। जल्दी से अपने गले में से वेडिंग सूट वाला दुपट्टा डालते हुए दरवाजे की जानिब लपकी। इसे हैंडल घुमाने पर अंदाजा हुआ कि दरवाज़ा चाबी से लॉक था। गुस्से से लंबी सांस भरते हुए वापस मुड़ी। आहिस्ता से कदम उठाती हुई जाकर अहमद की पैंट की पॉकेट से चाबी निकालने लगी, क्योंकि चाबी का हल्का सा की चेन बाहर निकला हुआ था जिस पर रूम का कोड नंबर लिखा हुआ था। मैं समझ गई कि ये रूम की चाबी है, मगर इससे पहले कि वो चाबी निकालती अहमद ने उसकी कलाई पकड़कर अचानक से आंखें खोली और झटके से महक को अपनी जानिब खींचा। महक इसको क्रॉस करते हुए उसकी अगली जानिब बेड पर आन गिरी थी। वो करवट लेकर सीधा उसके ऊपर आ गया। तुम सुधर नहीं सकती महक, क्या करने जा रही थी? तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकती हो तो इंतहाई गलत और बेवकूफ़ी वाली सोच है तुम्हारी। बीवी इतनी सिक्योरिटी तो मैं करके सोया था। मुझे अंदाज़ा था कि तुम इस तरह की हरकत भी कर सकती हो और माशाल्लाह तुम मेरी उम्मीदों पर पूरी उतर रही हो। और अगर दोबारा तुमने रूम से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़कर माजूर बना दूंगा, क्योंकि मैं बार बार तुम्हारे पीछे यूँ भाग नहीं सकता। उसको जुड़े जबड़े से पकड़कर सख्ती से एक एक लफ्ज़ चिबा कर बोल रहा था, क्योंकि उसे महक का यह अंदाज इंतहाई बुरा लगा था। वो स्पीड से बेड से उठा और पॉकेट से चाबी निकालकर महक को दिखा रहा था और महक को दिखाकर चाबी को उसने विंडो का शीशा खोलते हुए बाहर फेंक दिया। अब तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो गई, इसलिए अब चुपचाप सो जाओ। महक, इससे पहले कि मैं चाबी की तरह तुम्हें भी उठाकर विंडो से नीचे फेंक दूँ, अब कोई भी हरकत मत करना। तुम ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत ख़राब कर चुकी हो और अगर इससे ज़्यादा ख़राब हुआ तो शायद मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगा जिसका बाद में मुझे खुद भी पछतावा होगा। वो धमकी देता हुआ गुस्से से धड़म करके बेड पर गिर कर उल्टा लेट गया, जबकि चाबी फेंकने वाले उसके अंदाज से महक सच में डर गई थी। इसलिए अब उसने कोई हरकत नहीं की, चुपचाप सिमट कर लेटी रही। अहमद ने हाथ उसके ऊपर से गुजारते हुए खींच कर सख्ती से उसे अपने साथ लगा लिया। अब की बार महक ने उस पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो सच में अहमद के रवैये को लेकर बहुत डर गई थी। वो जिसे चॉकलेट हीरो समझ रही थी, उसका एक्शन हीरो वाला रूप देखकर महक दंग रह गई थी। शाह
मैं खुद कपड़े चेंज कर लूँगी। दर्द मेरी टाँग में है, मेरे हाथों में नहीं। शाह कब से मीरब को तंग कर रहा था कि आज वो मीरब को खुद अपने हाथों से चेंज करवा कर तैयार करेगा। मगर मैं तो तुम्हें चेंज करवा रहा हूँ ना, मेरे चेंज करवाने से क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा शोहर हूँ, पूरा हक है मुझे कि मैं तुम्हें पूरा देख सकूँ। आखिर मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो बीमारी के बहाने उसकी तीमारदारी करने का पूरा हक है मुझे। आपकी बीवी इतनी बीमार नहीं है कि इसको आपकी इतनी तीमारदारी की ज़रूरत पड़े। मैं अपने कपड़े खुद चेंज कर लूँगी। शाह प्लीज़ दूर हटें। शाह आज पूरे मूड में मीरब को तंग कर रहा था। नॉट फेयर जाने शाह, बहुत गलत कर रही हो तुम मेरे साथ। एक तो तुम्हारी बीमारी का लिहाज करते हुए मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। कोई बात नहीं, अब तुम ठीक होती जा रही हो। एक एक बात का गिन कर बदला लूँगा। धमकियाँ मत दें। जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो देखा जाएगा। मुझे चेंज करने दें और मुझे नीचे टेबल पर लेकर चलें। मुझे आज रूम में नाश्ता नहीं करना। चलो ठीक है, चेंज खुद कर लेना, मगर पहले मुझे मॉर्निंग किस दो। शाह मीरब बेड से उठने ही नहीं दे रहा था। शाह मीरब को बेड से उठने ही नहीं दे रहा था। और जब से आप उठे हैं वो किसी कौन से खाते में डाली हैं आपने, जो आप हर 2 मिनट के बाद कर रहे हैं? मीरब ने हैरत से शाह की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, यार तुम मेरी किसी पर नज़र मत रखा करो, नज़र लग जाती है। और वैसे भी वो किसी मैंने अपनी मेहनत से ली है। मॉर्निंग किस तो तुम मुझे खुद दोगी। तुम मुझे बातों में मत उलझाओ, जल्दी से मुझे मॉर्निंग किस दो। शाह उसके ऊपर दराज होकर लेटा हुआ अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए उसे किस करने को कह रहा था। शाह आपका पेट नहीं भरता मुझे इतनी किसिस करके? तुम्हारे शाह का बस चले तो तुम्हें खा जाए। मीरब की गाल पर दांतों की सख्ती से किस करते हुए बहकी निगाहों से देख कर बोला, अच्छा प्लीज दांतों से मत काटा करें, मुझे दर्द होता है। मेरे से तक बोली, और जब तुम मेरे दिए हुए दर्द से सिसकती हो तुम्हारे शाह को बहुत सुकून मिलता है। और जब मेरी मोहब्बत की मोहरें तुम्हारे वजूद और चेहरे पर मुझे नजर आती हैं तो मेरा दिल आशाश कर उठता है। मेरी जान के टोटे। वो इसकी दूसरी गाल पर भी अपने दांत हल्के से गाड़ते हुए दिल फरेब अंदाज से बोला, शाह। उसके बालों में मुंह छुपाए हुए उसके ऊपर दराज होकर लेटा हुआ गंभीर आवाज़ में बोला, प्लीज़ मुझे चेंज करने दें। कर लो चेंज मेरे रोमांस की दुश्मन। जब भी रोमांटिक मूड में होता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ याद आ जाता है। वैसे मेरे प्यारे शाह, ऐसा कौन सा वक्त होता है जब आप रोमांस के मूड में नहीं होते? प्यार से रूठे हुए शाह के गले में अपनी बाहों का हाथ डालते हुए बोली, मैं नाराज़ हूँ, मुझे मत बुलाओ। अब जाकर तुम चेंज करो। शाह अपनी मसनूई गुस्सा दिखाते हुए अपना रुख दूसरी जानब मोड़ते हुए लेट गया। मैं अपने शाह को मना लूंगी। मीरब उसके ऊपर झुकते हुए प्यार से शाह की गाल पर अपना हाथ रखकर उसका मुंह अपनी जानिब करते हुए बोली, शाह जितना मर्जी मना लो मैं नहीं मानूंगा। मीरब, अच्छा जी, अगर मैंने मना लिया तो? शाह, मना लो, जो मांगोगी इनाम में दूंगा। मीरब, शाह सोच ले, मैं तो आपको मना लूंगी, आप मुकर मत जाना। शाह, शाह अपनी कॉल और अपनी ज़बान से कभी नहीं फिरता, तुम जानती हो। तो फिर तैयार हो जाए, मैं आपको मनाने लगी हूँ। मैं भी तो देखूं कि मेरा शाह मुझसे कितनी देर नाराज़ रह सकता है। वो मुस्कुराते हुए बोलकर करवट लेते हुए शाह के ऊपर आ गई थी। शाह की गर्दन से शर्ट को हटाते हुए वहां पर अपने लब रखकर जोर से लव बाइट करते हुए शाह पर पूरी तरह से झुकी हुई थी। मीरब की पंखड़ियों के लम्स से शाह के हाथ बेख्तियार मीरब की कमर पर आ गए। शाह के हाथों की सख्ती को मीरब अपनी कमर पर महसूस कर रही थी। मीरब को पता था कि उसके लम्स से शाह खुद को संभाल नहीं पा रहा, मगर अब भी वो ढीठ बना हुआ ये साबित कर रहा था कि वो मीरब से नाराज आया। आज मीरब ने भी शाह की आखिरी हद देखनी चाहिए थी। अपनी नाजुक सी पंखड़ियों को आंखें बंद करके शाह के आतिशी लबों पर रख कर नरमी से शाह की आतिशी लबों से नरमी के चंद कतरे पीते पीछे हटी थी। बस फिर क्या, शाह अपनी नाराजगी बरकरार नहीं रख सका था। वो करवट लेते हुए झटके से मीरब के ऊपर आया। मेरी बीवी चालाक हो गई है, अब तुम्हें समझ में आने लगा है कि तुम्हारे शाह की कमजोरी क्या है। वो पूरी तरह से मीरब की पंखड़ियों पर झुककर उसकी नमी की कतरों को अपने अंदर अंडेलते हुए बेकाबू होता जा रहा था। इससे पहले कि वो पूरी तरह से बेकाबू होता, उसके फ़ोन पर ऑफिस से कॉल आ रही थी। कॉल दिलावर की थी, इसलिए सुनना ज़रूरी था। उसे पता था कि दिलावर कभी भी ज़रूरी काम के सिवा फ़ोन नहीं करता। वो मीरब से दूर हटता हुआ साइड टेबल से फ़ोन उठाकर दिलावर से बात करने लगा था। मुझे टॉवल दो। महक अभी सो रही थी कि उसके कानों में अमर की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था। सुबह सुबह उठकर हिटलर का दादा महक सुबह सुबह उठ गया हिटलर का दादा। महक ने गुस्से से आंखें खोलते हुए वॉशरूम की जानिब देखकर कहा, महक अगर तुम बहरी नहीं तो मैंने कहा मुझे टॉवल दो। अहमर ने अब की बार पहले से ऊंची आवाज़ में कहा, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो सुबह सुबह आपके हुक्म बजा लाती फिरूँ। नौकर नहीं मगर बीवी हो, इसलिए उठकर मेरा हुक्म मानना तुम पर फर्ज है। और सुबह सुबह मुँह मारी मत करो, उठकर टॉवल पकड़ाओ मुझे।
अगर ना पकड़ाऊँ तो मैं बिना कपड़ों के बाहर आ जाऊँगा। बहुत ही बदतमीज़ हैं आप और बेशर्म भी, महक ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे पता है, मेरे गुण बाद में बता देना। पहले शर्म की देवी मुझे टॉवल पकड़ाओ, इससे पहले कि मैं सचमुच बिना कपड़ों के बाहर आ जाऊँ। नहीं, नहीं पकड़ा रही हूँ। अहमर के बिना कपड़ों के बाहर आने वाली धमकी से महक डर गई थी, क्योंकि रात से अहमर जिस तरह उस पर अपनी पर्सनैलिटी वाज़ेह कर रहा था, वो ये भी उम्मीद कर सकती थी कि सच में कहीं अहमर बिना कपड़ों के बाहर ना आ जाए। मैं घबराकर बेड से उठ खड़ी हुई थी और दरवाज़ा खटखटा कर टॉवल आगे किया। अहमद ने अपना हाथ बाहर निकाल कर बैग से टॉवल पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं? बोलो मीर की जान। शामिर जो थाने जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनकर तैयार खड़ा था, अब मुझे फिर अकेला छोड़कर जा रहे हैं। शामिर के पास आकर उसके सीने के साथ लगे बाजू उसकी कमर में डालकर खड़ी हो गई। तुम परेशान ना हो मेरी जान, एक बार मुझसे गलती हो गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ज़मींदार और उसका बेटा इस कदर घटिया जहनीत के मालिक है कि वो मेरे घर पर अटैक करेंगे, वरना ये मोहल्ला तो मैं इनको कभी नहीं देखा कि वो मेरे घर की जानिब आंख उठाकर भी देखते। अब उसकी घटिया जहनीत का अंदाज़ा मुझे हो गया है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। घर के चारों तरफ फुल सिक्योरिटी का इंतज़ाम मैंने कर दिया और तुम्हारे पास मोहल्ले की कुछ औरतें मौजूद रहेंगी। तुम बोर नहीं होगी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना। मगर मेरी जान, मेरा जाना ज़रूरी है। अगर जाऊँगा नहीं तो उनको अंजाम तक कैसे पहुँचाऊँगा? और गाँव वालों से जो मैंने वादा किया है वो कि मैं उनको उनकी ज़मीनें वापस लेकर दूँगा, उनको इंसाफ कैसे दिलवाऊँगा? अगर मैं अपने काम पर नहीं गया तो मेरा हक अपनी बाहों के दायरे में लिए हुए बड़ी मोहब्बत से उसे समझा रहा था। मीर की पूरी बात समझने के बावजूद भी मेरा का डर कम नहीं हुआ। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ गए जो शामिर के सीने पर लगने थे। शामिर को एहसास हुआ कि मिरहा रो रही है। मेरी जान, तुम्हारे रोने से मुझे ये महसूस होता रहा है कि मैं अपनी बीवी को हिफाजत करने में नाकाम रहा। प्लीज़ मुझे मौका दो कि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। तुम्हारा ये रोना मुझे कमज़ोर कर रहा है। शामिर ने मीरा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। मीरा, मेरी एक बात मानेंगे? शामिर की आंखों में देखते हुए कांपते होंठों से कहा। मेरी जान, तुम हज़ार बातें करो, मीर अपनी जान की हर बात सुन रहा है, मगर यूं घबराओ और डरो मत। मैं तुम्हारी आंखों में ये डर नहीं देख सकता। मेरे होते हुए तुम इतनी खौफजदा हो, ये मेरे लिए मरने का मुकाम है। मीर, आप मुझे वापस भेज दें, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मतलब कि मेरी जान इस कदर डर गई है कि उसे अब इतना यकीन नहीं रहा कि उसका मीर उसकी हिफाजत नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं है मीर, मैं अपने अंदर से वो डर नहीं निकाल पा रही। मेरी रूह तक ये सोच कर लरज़ जाती कि अगर आप उस दिन टाइम पर नहीं पहुँचते तो क्या होता। मीर, मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। अगर आपके सिवा कोई मुझे छुएगा तो मैं मर जाऊँगी। ये बोलते हुए मिरहा सिसकियों से रोने लगी थी। उसकी आंखों से टप टप गिरते हुए आंसू लरते होंठों से निकलती हुई सिसकियां उसके दिल के डर को साफ दिखा रही थी। शामिर जानता था कि मिरहा इस वक्त बेहद डरी हुई है और वो मीर को अपने आस पास चाहती है, जबकि सिसकियों का जाना इस वक्त मीर की मजबूरी थी, क्योंकि वो भी तो इनको सजा देना चाहता था जिनकी वजह से उसकी बीवी की आंखों में इस कदर डर और वहशत फैली हुई थी। बेशक उसने मिरहा के सामने खुद को नॉर्मल रखा हुआ था, मगर शामिर के दिल में इस वक्त जो गुस्से की आग भड़क रही थी वो तो शामिर ने मीरा पर वाज़ेह ही नहीं होने दी थी, क्योंकि पहले से डरी हुई मीरा को शामिर और नहीं डराना चाहता था। मेरी बीवी को कोई छुए से पहले मीर मर ना जाएगा। प्लीज़ मीरा, ये मत बोलो कि मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊँ। मुझे बुज़दिल मत समझो। मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हें अपनी बहादुरी से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला सकूँ। अगर तुम चली गई तो मैं यही समझूंगा कि औरतों की हिफाजत करने वाला ACP शामिर मलिक अपनी खुद की बीवी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका और वो डर कर वापस चली गई। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ऐसी घटिया सोच में घुट घुट कर ख़त्म हो जाऊं? नहीं मीर, अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मीर, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, मगर मीर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मीर, आपकी आंखों में देखकर मेरा खुद से प्यार करने को दिल करने लगा है। मैं खुद से नफरत करती थी, मुझे अपने वजूद से नफरत थी। मीर, आपकी मोहब्बत नहीं तो मुझे ये सिखाया कि मैं भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह रह सकती हूँ। मुझे भी एक बहुत मोहब्बत करने वाला शोहर मिल सकता है। और मुझे पता है मेरा मीर बुज़दिल नहीं है, मेरा मीर बहुत बहादुर है, मगर मैं बहुत बुज़दिल और बहुत डरपोक हूँ। मेरे दिल से डर नहीं जा रहा। और आप काम पर जा रहे हैं, आपके होते हुए मैं खुद को महफूज समझती हूँ। जैसे ही आप घर से जाएंगे तो फिर तो वही आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगेंगी। इसलिए मैं आपकी नौकरी के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहती। अगर मैं घर पर रहूँगी तो आपका दिमाग भी मेरी तरफ लगा रहेगा और अपना काम आप पूरे फोकस से नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप मुझे वापस भेज दें। तुम मेरी जिम्मेदारी है और काम भी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ। आज के बाद ये मत बोलना कि मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊँ। जितनी खुशी मुझे ये सुनकर हुई थी कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आना चाहती हो, इससे कहीं ज़्यादा दुख मुझे आज हुआ है कि मेरी बीवी इन गुंडों के डर से मुझे इन गुंडों के डर से मुझसे दूर जाना चाहती है। मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस तुम अपने मीर पर यकीन रखो। घर में मैंने कैमरे नस्ब करवा दिए हैं, घर पर हर वक्त मेरी नज़र होगी और हर वक्त मैं तुम्हारे पास
दो चार ख़ास ख़वातीन की मैंने ज़िम्मेदारी लगा दी है, वो तुम्हारे पास रहेंगी ताकि तुम बोर नहीं हो। घर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी होगी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। शामिर ने उसको अपनी बाहों में लेकर सीने से लगाकर अपनी मजबूत बाजुओं को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए सब बातें कही थी। मीर की बातों में इतनी मोहब्बत और अपनायत और सुकून था कि मीरा अपने मीर को इनकार नहीं कर सकी। अब मैं क्या समझूं कि तुम बिल्कुल ठीक हो? उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर चेहरे को ऊपर करते हुए पूछा। मिर्हा ने अपने सर को हाँ में हिलाया। गुड, वेरी गुड। शामीर ने उसके आंसू अपने लबों से चूमते हुए साफ किए। चलो अब मैं दुश्मनों का काम तमाम करके आता हूँ, मगर इससे पहले मुझे ज़रा चार्जिंग की ज़रूरत है। फटाफट मुझे चार्ज करो और काम पर भेजो। मीर का अंदाज थोड़ा शौक था। मैं समझी नहीं, मीरा ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं भी रोमांस वाली बात नहीं थी। मेरा मतलब है कि मुझे इन अपने खूबसूरत होंठों से लिप किस दो ताकि मैं फ्रेश होकर जा सकूं और मुझे पता चले कि मेरी जान है तो बिल्कुल ठीक है। उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा। मीरा ने शर्म आकर अपनी नज़रें झुकाई। वो शर्मा रही थी। अचानक शामिर के रोमांटिक होने पर डरी हुई मीरा के गाल ब्लश करने लगे थे। उफ एसीबी की जान, इतना मत शर्माया करो, तुम्हारा ये शर्माना मुझे काम नहीं करने देता। सारा दिन मेरी नज़रों के सामने तुम्हारा ये खूबसूरत शर्माया हुआ चेहरा रहता है और मेरा दिल बेकाबू हो जाता है और वो मुझे घर आने पर उकसाता है। उसके गाल पर बड़ी मोहब्बत से लब रखते हुए चूम रहा था। महक ने जब अहमद को टॉवल पकड़ाया तो अहमद ने शरारत से महक का हाथ खींचा। महक दरवाजे के अंदर की जानिब खिंची चली आई थी। ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ो। बदतमीजी तो अभी करनी है, पहले तुम टाइटल मत दो मुझे। अहमद ने इस बार उसका हाथ और भी जोर से अंदर की जानिब खींचा तो महक लड़खड़ाते हुए वॉशरूम के अंदर आ ही गई थी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, जबकि अहमद सीने पर हाथ बांधे हुए वॉशरूम के दरवाजे के आगे खड़ा था ताकि वो बाहर ना जा सके। महक ने अभी तक निकाह वाला लहंगा और कुर्ती पहन रखा था। तुम सिर्फ शक्ल से शरीफ नजर आते हो, तुम्हारी हरकतें बिल्कुल उफंगों की जैसी हैं। दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। महक ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थे। मैं तो तुम्हें हरगिज़ बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरा तो आज वॉशरूम में ही रोमांस का मूड हो रहा है, बहकी हुई आवाज़ में बोलकर अहमद अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा रोमांस। मुझे बाहर जा रहे हैं तो वरना मुझे बाहर जाने दो, वरना वरना क्या करोगी? पहले अपनी आंखों से हाथ हटाकर मेरी तरफ देखो तो सही, बाद में वरना वाली धमकी भी दे लेना। अहमद ने महक की दोनों कलाइयाँ पकड़ते हुए उसके चेहरे से हाथ हटाया। प्लीज़ मुझे जाने दो। पहली बार महक का लहजा थोड़ा नरम था और उसने प्लीज़ लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अहमद ने हैरानगी से महक की जानिब देखा जो आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। उसकी दोनों कलाइयाँ अहमद के हाथ में थी। तुम अपनी आइज़ ओपन कर सकती हो। मैंने कपड़े पहने हुए हैं, पागल लड़की। मुझे भी अपनी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है। ऐसे ही थोड़ी तुम्हारे सामने अपनी इज़्ज़त नीलाम कर दूंगा। मुझे भी तो कुछ हासिल होना चाहिए। तो ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? कितनी देर से मैंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। मेरी आंखों में दर्द होने लगा था। महक ने आंखें खोलकर देखा तो अहमद ने ग्रे कलर का ट्राउज़र और शर्ट पहन रखा था। महक की नज़र उस पर जाकर ठहर सी गई थी। अभी अभी नहा कर फ्रेश हुए गिले गिले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। टी शर्ट के गोल गले से नज़र आते उसके कसरती सीने के बाल, हाफ बाजुओं वाली टी शर्ट से नज़र आते उसके जिम वाले डोले बालों से भरे हुए बाजू, खड़े खड़े नैन नकूश, देखने में बेहद जाज़िबे नज़र लग रहा था। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे आदमी कैसे जाज़िबे नज़र लगे। चले कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हैंडसम हूँ ना? आईब्रो उठाकर खुद को टिकटिकी बांधे हुए देख अहमद ने कहा। गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम हैंडसम हो और मैं तुम्हें देख रही थी। पीछे हटो, मुझे बाहर जाना है। अहमद को हाथों के जोर से हटाते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। अहमद भी इसके पीछे पीछे गले में टॉवल डाले हुए सर को पहुँचता हुआ बाहर आया। मैंने देखा कि तुम मुझे घूर रही थी। मिरर के सामने खड़े होकर सर को पहुँचते हुए नज़रें महक पर रख कर बोला, अगर किसी को अपने बारे में खुशफहमी हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं, और तुम तो मुझे वैसे ही खिसके हुए रखते हो, इसलिए तुमसे बात करके मैं अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती। पटकने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई। दिमाग ख़राब होने के लिए दिमाग होना भी ज़रूरी है। मिरर के अंदर देखते हुए तंदिया मुस्कुरा कर आहिस्ता से बोला, जबकि महक सुन चुकी थी। जब मुझ में दिमाग नहीं था तो फिर क्यों मुझसे निकाह किया? वो गुस्से से बेड से उठकर उसके पास आन खड़ी हुई थी। उसे घूर कर देखते हुए अपने सवाल का जवाब मांग रही थी। मुझे निकाह तुमसे करना था, तुम्हारे दिमाग से थोड़ी, और वैसे भी कमबख्त दिल को पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया, इसलिए निकाह करना ज़रूरी था, वरना तो मैंने निकाह के बगैर भी अपने दिल को खुश कर सकता था। ओह अल्लाह मियाँ, ये कहाँ पर फंसा दिया मुझे। तुम मुझे रोज़ इसी तरह से टॉर्चर किया करोगे? वो अपने सर पर हाथ रखते हुए झिंझला कर बोल रही थी। नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं टॉर्चर करना छोड़कर बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ। गहरी नज़रों से देखते हुए मुस्कुराए अंदाज से हंस रहा था। पीछे हटें प्लीज़, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अहमद को खुद के नज़दीक होते हुए देखकर उसके सीने पर ज़ोर से हाथ रखकर पीछे की जानिब करते हुए घबरा कर पलटी। इतना चीखती ही क्यों कि सर में दर्द होना शुरू हो जाए?
वो वापस से मिरर के सामने अपने बाल बनाने लगा। प्लीज़, मेरा तुम्हारे साथ झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है। कैसे होगा, आज का कोटा तो तुम्हारा पूरा हो गया है। मुंह में मुड़मुड़ाया था। वो मिरर में उसे तिल मिलाता हुआ देखकर अपने लबों में मुस्कुरा रहा था। मेहरबानी करके खाना ऑर्डर कर दे, मुझे भूख लगी हुई है। महक अहमद के साथ बहस करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि एक रात में उसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि उस बंदे से बहस में जीतना इतना आसान नहीं है, और उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था। तो उसे इस वक्त शदीद भूख लगी थी। चूहे उसके पेट में डांस कर रहे थे। फ्रेश होकर चेंज कर लो, खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अहमद ने बड़ी नरमी से पेश आते हुए जवाब दिया। मैं को भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो भी चुपचाप उठकर अपने सूटकेस, जो रात को उसकी माँ ने उसके कपड़ों से भर के साथ में रखवा दिया था, उसमें से अपने लिए एक कैजुअल सा ट्राउज़र शर्ट निकाल कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। भाभी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई आप कैसे हैं? डॉक्टर हुमा शाहजेब अपनी शादी का कार्ड देने रोमान शाह के घर पर आए थे। आज काफ़ी दिनों के बाद मीरब रोमान शाह के साथ बाहर लॉन में बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी टांग का दर्द काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था और अब उसे चलने फिरने में दर्द नहीं महसूस होता था। भाभी, आप, अम्मी जान और बाकी सब घर के लोग हाथ इनवाइटेड हैं। उसको चाहे मत लेकर आना, कोई इशू नहीं है। शाहजेब ने रोमान शाह की जानिब इशारा करते हुए कहा। मीरब और हुमा तो सिर्फ मुस्कुरा कर चुप हो गई थी। तेरे जैसे कमीने दोस्त से यही तवक्को रखी जा सकती है। रोमान शाह ने मसनूई गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा। चल तुम भी आ जाना, क्या याद करोगे? भाभी के सदके और अम्मी जान की वजह से तुम भी ड्राइवर बन के साथ आ जाना, कोई बात नहीं। नहीं, तुम अपनी भाभी और अम्मी जान को ही इनवाइट करो, मैं तो नहीं आने वाला तेरी शादी में। रोमान भाई, आप मेरी तरफ से इनवाइटेड हैं, मेरे भाई बन के। डॉक्टर ने कहा। वाह, तुमने तो शादी से पहले ही पार्टी चेंज कर ली है। शाहजेब ने डॉक्टर हुमा की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू सो मच। देखा, अब अगर मेरी बहन ने मुझे इज्जत दी तो तुमसे वो भी हजम नहीं हो रहा। तुम अपनी भाभी को इनवाइट करो तो वो ठीक, अगर मेरी बहन मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए मुझे इनवाइट करे तो वो गलत। शाहजेब खान, सुधर जाओ, अब शादी होने वाली है। भाभी जी, ज़रा उसकी लगाम कस के रखना, बड़ी चीज़ है ये बंदा। रोमान शाह ने डॉक्टर हुमा को आगाह करते हुए कहा। तुमसे बड़ी चीज़ नहीं हूँ मैं, रोमान शाह। अगर मेरी मासूम भाभी तुम्हारे साथ गुजारा कर रही हैं तो मैं तो वैसे ही शरीफ सा बंदा हूँ। तुम अपनी भाभी को उल्टियाँ पट्टियाँ मत पढ़ाओ। हुम्मा, मैं बहुत शरीफ सा बंदा हूँ, ये सब मेरे बारे में गलत बयानी कर रहा है। वो चारों गप्पे मारते हुए हंस रहे थे। जब जकिया चाय लेकर आई, चाय के साथ सैंडविच और समोसे थे। गर्मा गर्म समोसों की खुशबू और खुशगवार मौसम में लॉन में बैठे हुए सब एंजॉय कर रहे थे। शामिर ने थाने में जाकर जो चौधरी के बेटे खुरम की ईंट से ईंट बजा दी थी, उसके किए की सज़ा उसे बहुत अच्छी तरह से एसीपी शामिर मलिक दे चुका था। उसकी ऐसी धुलाई की कि अब तो अपने कदमों पर उससे चला नहीं जा रहा था। चौधरी अपने बेटे को रहा करवाने आया था, मगर एसीपी शामिर मलिक उसे लंबी सज़ा देकर जेल में भिजवाना चाहता था। जबकि चौधरी बहुत चालाक और समझदार था। उसे अंदाज़ा था कि अगर एक बार अगवा के केस में एसीपी ने उसके बेटे को जेल में डाल दिया तो वो किसी भी सूरत उसे इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देगा। इसलिए उसने डील रखी, वो किसानों की ज़मीनें वापस कर देगा, बदले में एसीपी उसके बेटे को रिहा कर दे। शामिर को ये डील अच्छी लगी थी, और वैसे भी एसीपी के डंडे खाने के बाद अब दोबारा कभी भी चौधरी का बेटा ऐसी दलील हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसका पाला कभी शामिर जैसे पुलिस ऑफिसर से पड़ा ही नहीं था, इसलिए पुलिस का पावर का से आइडिया नहीं था। शामिर ने चौधरी की डील मानते हुए पहले सब जमींदारों को उनकी ज़मीनों के कागजात वापस करवाए थे। उसके बाद उसने चौधरी के बेटे को रिहा किया। चौधरी के बेटे ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए शामिर से माफ़ी मांगी थी। एसीपी शामिर मलिक ने एक बहादुर पुलिस ऑफिसर होने का हक अदा कर दिया था। उसने जालिम ज़मींदार के साथ बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया, बल्कि इस मुकाबले को जीतकर ज़मींदार को ज़ेर करते हुए सारी ज़मीनें वापस लेकर गांव वालों को देना शुरू कर दी। एसीपी शामिर मलिक की बहादुरी ने उसे गांव का हकीकी हीरो बना दिया था। सब गांव वालों को बारी बारी ज़मीनों के कागजात वापस करते हुए शामिर को काफ़ी टाइम लग गया था। गांव वाले बहुत खुश थे, बहुत दुआएं दे रहे थे। वो लोग अभी नहीं चाहते थे कि शामिर का ट्रांसफ़र हो। इस सारे वाक़े के दौरान में शामिर अपने घर से बिल्कुल गाफिल नहीं हुआ था। घर पे नस्ब कैमरों से उसकी नज़र अपनी मिरहा पर थी, जो इस वक्त गाँव की औरतों के साथ बैठी हुई काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही थी। वो कुर्सी पर बैठी हुई किसी बात पर खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। उसके खिलखिलाए हुए चेहरे को देखकर शामिर पुरसकून हो गया, मगर उसके खिले हुए चेहरे को देखकर शामिर की जज्बातों ने भी अंगड़ाई ली। वैसे भी वो फारिग होकर अब घर ही जाने वाला था। महक को काफ़ी भूख लगी हुई थी। उसने जम कर नाश्ता किया। ऐसे क्या देख रहे हो? अब क्या मेरे खाने को भी नज़र लगाओगे? अहमद, जो बड़े प्यार से उसकी जानिब देख रहा था, महक उसे अपनी जानिब देखते हुए चिढ़ कर बोली।
मिसेज महक अहमर अलवी नज़र नहीं लगा रहा, बस ये सोच रहा हूँ जल्दी से तुम खाना खा लो और ज़रा बीवी होने का फ़र्ज़ भी अदा करो। आखिर मैंने इस रूम का अच्छा खासा रेंट दिया है। मतलब महक जो खाने के बाद पानी पी रही थी, पानी इसके गले में ही अटक गया था। मतलब ये कि मैं तुम्हें हनीमून स्वीट बुक रूम में सिर्फ खाने सोने के लिए तो नहीं लाया बेबी, मैं रोमांस की बात कर रहा हूँ। रात को तुम थकी हुई थी, मैंने तुम्हें आराम करने का पूरा मौका दिया। अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, ज़रा मेरी थकन उतारने के लिए बेड पर हाजिर हो जाओ। तुम्हें किस चीज़ की थकन हो गई है? महक पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। मुझे वो थकन हो गई है जो सिर्फ रोमांस से ही उतरेगी। ब्लैक कलर के ट्राउजर और शर्ट में उसका खूबसूरत सरापा बहुत दिलकश लग रहा था। अहमद गहरी नजरों से उसके सरापे को देख रहा था। महक ने घबरा कर अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। मुझे इस तरह से मत देखा करो। रुख बदलते हुए महक ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तो ऐसे ही देखूंगा, पूरा हक है तुम्हें हर तरह से देखने का मुझे। वो झटके से कुर्सी से उठा था। रुख बदलकर खड़ी हुई महक के पुष्ट पर आन खड़ा हुआ। उसके पेट पर मजबूती से अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत करते हुए अपना सीना उसके साथ लगाए खड़ा था। महक ने झटपटाकर दूर होना चाहा, मगर उसकी ये जद्दोजहद नाकाम साबित हुई। आखिर वो जितनी मर्जी मजबूत बन ले, मगर एक मर्द की पकड़ थी जिससे निकलना आसान नहीं था। छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे बार बार यूं नज़दीक आना जहर लगता है। मुझे ना तो तुम पसंद हो, ना तुम्हारा मेरे नज़दीक आना पसंद है। मुझे कराहत आती है जब तुम मेरे नज़दीक आते हो। और मुझ पर ये हक हक बोलकर हक जमाना बंद करो। वो बेहद बदतमीजी से बोलती चली गई थी, बिना ये सोचे कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे पास आने से, मेरे छूने से कराहत होती है? अहमद ने दांत पीते हुए झटके से उसका रुख सीधा करते हुए अपनी तरफ किया। उसकी कमर पर सख्ती से हाथ रखा था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। मुझे नफरत है तुमसे। तुम्हारे छूने से कराहत महसूस होती है। मुझसे दूर रहो, कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर। और खबरदार, अगर हक जमाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। महक अपनी कमर से उसका हाथ जबरदस्ती हटाते हुए चिढ़ कर बोली, हक तो मेरा तुम पर पूरा है, और ये हक मैं तुम्हें अब इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। शोहर के हकूक़ क्या होते हैं तुम इससे ना वाकिफ़ हो। अब तुम्हें अपने हकूक़ से वाकिफ़ करवाना ज़रूरी हो गया है। दूर रहो मुझसे। अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ चिल्लाओ, चिल्ला कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम कितना चिल्ला सकती हो। उसके जबड़े को सख्ती से दबाते हुए वो भी चिल्लाया। मैं को लग रहा था कि आज उसका जबड़ा टूट ही जाएगा, जितनी सख्ती से उसने पकड़ रखा था। उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता चला गया। वो घबरा कर पीछे की जानिब होती चली गई तो पीछे दीवार से जा लगी थी। वो अपने एक हाथ से महक के दोनों हाथों को दीवार के ऊपर की जानिब पिन कर चुका था। बचाओ बचाओ, वो चिल्ला रही थी। अहमद ने अपने लब उसकी पंखड़ियों पर रख कर सख्ती से अपने लबों की कैद में ले गया। ये सख्ती इतनी ज़्यादा थी कि महक की सांसें अटकने लगी थी। वो हाथों को ऊपर की तरफ पिन किए हुए जालिम बना खड़ा था। होंठों पर चुभन और जलन से महक रोने लगी थी, मगर अहमद को इस वक्त इस कदर गुस्सा था कि उस पर महक के रोने से सकने का कोई असर नहीं हो रहा था। जब पीछे हुआ तो महक की पंखड़ियों का हशर नशर हो चुका था। इससे पहले कि महक कुछ कहती, वो अपने लब उसकी गर्दन पर रख चुका था। उसकी गर्दन पर जगह ब जगह वो अपने लबों के लम्स छोड़ रहा था, जिनमें दांतों की चुभन बहुत ज्यादा थी। महक की गर्दन पर अहमद के मोहरों के निशान नजर आ रहे थे। वो सिसक रही थी, मगर अब उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि अहमद इस कदर तैश में था कि महक उससे डर लग रहा था। गर्दन पर गुस्सा उतारने की उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महक सिसकियों के साथ रो रही थी, मगर वो अपने काम में मगन था, और ये मकाम वो खुद लेकर आई थी। एक मर्द को बीवी होने के बावजूद ये एहसास दिलाना कि इसके वजूद से उसे कराहत आती है, तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। वो महक की शर्ट को एक ही झटके में उतारकर ज़मीन पर फेंक चुका था। महक ने अपने लफ्ज़ों से अहमद को इस तरह से छलनी किया कि वो करवा रही थी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। एक मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपनी तौहीन नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो लफ्ज़ों को तोड़ती हुई गले में अटके हुए आंसुओं से मुश्किल बोली, कर सकता हूँ, बीवी हो तुम मेरी। तुम पर पूरा हक हासिल है मुझे, जो हक मैं मोहब्बत और प्यार से लेना चाहता था, मगर तुम जैसी बददिमाग लड़की यही डिजर्व करती हो। जिस वजूद से तुम्हें कराहत आती है, आज मैं तुम्हें उसके इतने करीब कर दूंगा कि फिर तुम खुद से भी कराहत करती रहना। बोलते हुए वो नीचे झुका और उसकी दोनों हाथों से ज़बरदस्ती गोद में उठाकर बेड तक ले आया था। वो हाथों से अपने बरहना वजूद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो अपनी टी शर्ट को उतारकर फर्श पर फेंकते हुए उसके ऊपर झुका था। महक नफ़ी में सर को हिलाते हुए उसे खुद के करीब आने से मना कर रही थी। अपने हाथ उसके सीने पर रखती हुए उसे पीछे को धकेलने की पूरी कोशिश करते हुए खुद को उसकी कुर्बत से बचा रही थी। उसकी नाजुक सी हथेली पर अपने मजबूत हाथ फैला कर रखते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां इस तरह से फंसाई कि उसकी
ही महक की उंगलियों में दर्द होने लगा था। उसके हाथों को तकिए की जानिब पिन करते हुए वो उसकी बालों में अपना मुंह छुपाता हुआ उसकी गर्दन पर झुका। अब भी उसकी गर्दन पर अजियत ही दे रहा था। वो सिसक कर जब रोने लगी तो अपना चेहरा ऊपर करके महक की जानिब देखा था। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मुझे ये सब करने के लिए तुमने मजबूर किया है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने ये कहा कि तुम्हें मुझसे कराहत आती है? तुम्हारा शौहर कोई मजाक नहीं कि जो भी मुंह में आएगा तुम बकती चली जाओगी। आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, शरीफ हूँ, बेगैरत नहीं। आज के बाद इस तरह के अल्फाज मुंह से निकालने से पहले 1000 मरतबा सोचना। उसके गुस्से से बोलने पर महक चुप करके रह गई, क्योंकि उसकी आंखों में इस कदर गुस्सा था कि उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसके चेहरे पर झुककर उसकी नाजुक सी पंखड़ियों पर अपने लब रखते हुए अपनी कैद में ले गया, मगर अब उसकी सख्ती में थोड़ी सी नरमी आने लगी थी। महक को इस तरह से रोते हुए दर्द से सिसकता देखकर वो थोड़ा नरम पड़ गया था। वो जालिम नहीं था, सिर्फ महक के अल्फाजों की चुभन से उसने ये सब कुछ किया। लबों की नमी को पीते हुए अब उसके चेहरे पर अपने नाभि लबों के गर्म लम्ब छोड़ रहा था, जबकि महक साकित आंखें बंद किए लेटी थी। गर्दन से होता हुआ दिल वाले मकाम पर आन पहुंचा था। महक के मुंह से अब उसके लम्सों की शिद्दत से सिसकियां निकलने लगी थी। उसके लम्सों से महक की सांसें तेज होने लगी। वो करवट लेटी हुई दूसरी जानिब अपना रुख मोड़ गई। अहमद की नज़र उसकी कमर पर पड़ी हुई सिलवटों पर थी। बेशक वो बदतमीज और बिगड़ी हुई थी, मगर इसमें कोई शक नहीं था कि वो खूबसूरत भी हद से ज़्यादा थी। उसका खूबसूरत सरापा और उसकी दूध से ज़्यादा गोरी कमर पर पड़ते हुए बल अहमद को इस पर अपना प्यार निछावर करने पर मजबूर कर रहा था। उसने बेख्तियार अपने लब उसकी कमर पर पड़ते हुए बलों पर रख दिया। उसके लबों के सुलगते हुए लम्स से वो सिसक का चादर को अपनी मुट्ठियों में मीट चुकी थी। हर गुजरते पल के साथ उस पर काबज होते हुए अपना पूरा हक जता रहा था। उसके वजूद पर अपने लबों की मोहरें लगाते हुए उसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। रूम में आती उसी की तेज सांसें और सिसकियां जो इस बात का सबूत दे रही थी कि वो अपने हक पूरी तरह से हासिल कर चुका था। अगर तुम्हारा सो ख़त्म हो गया हो तो उठकर फ्रेश हो जाओ, हमें घर चलना है। खुद को कंबल में लपेटे हुए महक आंखों से अश्क बाहर जारी किए हुए थी। अहमद उसके पास से उड़ता हुआ उसे ऑर्डर देकर खुद फ्रेश होने चला गया। तुम सिर्फ नाम के पढ़े लिखे हो, तुमने जो हरकत की है ऐसे तो कोई जाहिल भी अपनी बीवी के साथ नहीं करता। उसे वॉशरूम में जाता देख महक आग बगोला होकर बोली। उसने पलटकर खूनख्वार नज़रों से देखती हुई महक की जानिब देखा, अपने दांतों तले निचले होंठ के किनारे को दबाकर आंख दबाते हुए मुस्कुराया। उसके मुस्कुराने से महक को और भी गुस्सा आ रहा था। उसके मुस्कुराने से महक को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी फतह का झंडा गाड़ कर महक पर अब तंतिया मुस्कुरा रहा हो। बेबी, मुझे भी चंद घंटे तुम्हारे साथ गुजारने के बाद ही पता चला कि मैं जाहिल हूँ। क्या करूँ, मजबूरी थी, क्योंकि मेरी बीवी बहुत बड़ी जाहिल है और उसे सिर्फ जहालत की ज़बान ही समझ आती है, इसलिए मेरा जाहिल और जंगली बनना ज़रूरी था। वो मुस्कुराकर लफ्ज़ों के तीर उस पर बरसाता हुआ वॉशरूम में जाकर बंद हो चुका था, जबकि मैं गुस्से से आग बगोला होकर बैठी मुंह में बुड़बुड़ा रही थी। कुछ देर सब्र कर लो, मैं बाहर आ जाता हूँ, रूबरू झगड़ा करके खुद को पुरसकून कर लेना। अहमद का अंदाज़ा था कि मैं इस वक्त गुस्से से तिल मिलाकर बुड़बुड़ा रही होगी, इसलिए उसने वॉशरूम से ऊंची आवाज़ में कहा था, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा खून कर दूँ। अहमद अलवी, मैं रेडी हूँ, तुम चाहो तो वॉशरूम में आकर अपना ये ड्रैकुला वाला शौक पूरा कर सकती हो। उफ, ये इंसान बातों से मुझे टॉर्चर कर कर के पागल कर देगा। कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे रोमान। पूरी दुनिया में तुम्हें मेरे लिए यही नमूना मिला था, ताकि मैं सच छुपाए हुए रोमान शाह को कोस रही थी। जल्दी से बाहर आओ, घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्यों, आज डॉक्टर साहब इतने फारिग हैं कि वो मेरे घर के बाहर मेरा वेट कर रहे हैं? डॉक्टर हुमा किचन में अपने लिए चाय बना रही थी जब उसे डॉक्टर शाहदेव का फ़ोन आया। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। डॉक्टर हुमा ज़्यादातर अपने लिए चाय खुद ही बनाया करती थी, क्योंकि इसे अपने हाथ की ही चाय पसंद थी। डॉक्टर फारिग नहीं था, मगर आज वो अपनी होने वाली बीवी को शॉपिंग करवाने का इरादा रखता था। हमारी खुशकिस्मती होगी अगर हमें ये शर्फ बख्श दे तो अगर आप हमें ये शर्फ बख्श दें तो। आज पहली बार डॉक्टर शाहदेव का लहजा मोहब्बत भरा था, जिसे सुनकर अकेले खड़ी हुई डॉक्टर हुमा शर्मा गई। आज पहली बार डॉक्टर शाहदेव के लहजे ने डॉक्टर हुमा के दिल को टच किया था। डॉक्टर हुमा के दिल ने पहली बार डॉक्टर शाहदेव के लफ्ज़ों से एक बीट मिस की थी। डॉक्टर साहिबा, आपकी खामोशियों को मैं हाँ समझूँ या इनकार? बंदा नाचीज़ आपके इंतज़ार में खड़ा रहे इनकार समझ कर चला जाए। डॉक्टर शाहदेव की फ़ोन से आती हुई आवाज़ पर डॉक्टर हुमा होश की दुनिया में वापस आई। आप सिर्फ 5 मिनट वेट करें, मैं अभी आती हूँ, या आप अंदर आ जाएं। नहीं, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। ओके, मैं 5 मिनट में आती हूँ। डॉक्टर हुमा फ़ोन बंद कर चुकी थी। डॉक्टर हुमा की खुशी की इंतहा नहीं थी कि वो आज पहली बार शाहदेव ने खुद उसे उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए शॉपिंग के लिए कहा है। वैसे भी शादी में 2-3 दिन रह गए थे। वो जल्दी से अपनी अम्मी को बताने के लिए आई थी, मामा मुझे शाहदेव शॉपिंग के लिए लेने आए हैं, क्या मैं चली जाऊँ?
डॉक्टर हुमा अपने फैसले और अपने वालदैन से पूछे बिना नहीं लेती थी। उसे आज भी अच्छा लगता था हर बात अपनी मामा से पूछ कर जाना। जी जी बेटा जाओ, डॉक्टर हुमा की माँ ने खुश दिली से इजाज़त देते हुए कहा। डॉक्टर हुमा की माँ टीवी लॉन्च में बैठी हुई न्यूज़ सुन रही थी। हुमा का जवाब देने के बाद वो वापस अपनी न्यूज़ में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो अपनी मामा से इजाज़त लेकर जल्दी से रूम में चेंज करने चली गई। और इम्तियाज़ ये जाकर एसीपी को फाइलें पहुंचा दे, चौधरी वजाहत ने अपनी रोबदार आवाज़ में अपने मुंशी से कहा। चौधरी साहब वो फाइलें तो हमने कल एसीपी को दे दी थी ना, मुंशी ने मुतमाना अंदाज में खड़े हुए सवाल किया। इस खोते से पुत्र ने जितनी बड़ी गलती की है, एसीपी की इज्जत पर हाथ डालकर वो इतनी सी फाइलों से मानने वाला नहीं है। आधी फाइलें दी थी, ये बाकी की फाइलें हैं, सब करतूतें इसकी होती हैं, खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। और शुक्र करो कि वो फाइलों से राज़ी हो गया, वरना उसने इसको उल्टा करके सूली पर लटकाना था। जितना वो खर दिमाग है। पास खड़े हुए कुर्ते की जेबों में हाथ डाले खड़े चौधरी खुर्रम ने अपने बाप की जानिब गुस्से से नजरें घुमा कर देखा। अब तू जा रहा है या मेरी इज्जत अफजाई में बाकी के अल्फाज भी सुनकर जाएगा? खुर्रम ने अपने बाप का गुस्सा मुंशी पर निकालते हुए कहा। जी जी चौधरी साहब, बस मैं जा रहा हूँ, मुंशी इम्तियाज़ ने डरते हुए कहा। और फाइल उठाकर वो वहाँ से 9-2-11 हो गया। और अब्बा साईं, तू भी कभी मेरी बेइज्जती करने से पहले सोच लिया कर कि कमी कमीन पास में खड़े हुए हैं। हर कमी कमीन नौकरी के सामने तो मुझे जलील करने पर तुल जाता है। कभी बोलने से पहले भी सोच लिया कर अब्बा। वाह वाह वाह, मेरे पुत्र को अपनी इज्जत का ख्याल आ गया है। और जो तेरी वजह से पूरी गांव में मेरी बेइज्जती हो रही है, सरपंच का पुत्र एसीपी की बीवी को उठा के ले गया है, आसपास के सारे गांव में मेरी थू थू हो रही है। पहले भी तुमने ये गांव वालों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और लोग मुझे कसूरवार समझते हैं। अब मैं एक एक को जाकर कैसे बताऊं कि ये सारी करतूतें तेरी की हुई हैं? हाँ तो अब्बा साईं, तुझे तो पता ही नहीं कि सरपंची कैसे संभाली जाती है। गांव वालों पर अपना दबदबा और रोब बना कर रखना पड़ता है, फिर ही तू बंदा सरपंच कहलाता है। हाँ हाँ, खोते दे पुत्र, सही कह रहा है तू। सरपंची ऐसे ही संभाली जाती है। इतने सालों में मैं इतना मशहूर नहीं हुआ जितना तू एक दिन में मशहूर हो गया है। छित्तर उठाकर तेरे मुंह के ऊपर दे दे मारूं, तेरे को लग पता जाए। चौधरी साहब क्या हो गया है? जवान औलाद पर ऐसे कोई हाथ उठाता है? होश के नाखन ले। चौधरी की बीवी जो नौकरानी सकीना के साथ चाय लेकर आई थी। चौधरी साहब जिस वक्त अपना उल्टा हाथ उठाते हुए खुर्रम को थप्पड़ मारने लगे थे। जा सकीना, तू चाय रख दे और जा तू। चौधरी की बीवी ने नौकरानी को जाने को कहा। अच्छा, मैं होश के नाखन हूँ और इस गधे के पुत्र को मत समझाना कि ये भी अपनी हरकतें सुधार ले। अब्बा साईं बस कर दे। खोता गधा गधा लगाया हुआ है, कोई जानवर छोड़ भी दे जिससे मुझे न मुशाबत दी हो। खोता तो छोटा लफ्ज़ है, तू है ही कुत्ते की पूंछ। 12 साल किसी ने रूढ़ी के अंदर दबा के रखी थी, फिर भी निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी थी। जितना तुझे इस एसीपी ने कुट्टा है, सही से तुझसे चला तो जा जा नहीं रहा, और जबान दस कैसे बंदरों की तरह चल रहा है, और ज़बान कैसे बंदरों की तरह चला रहा है। अम्मा साईं देख लें, कोई जानवर छोड़े हैं जिसके साथ मुझे ना मिलाया हो? खुर्रम चौधरी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। मेरा सोना पुत्र, तू जा, मैं तेरे अब्बा साईं से बात करती हूँ। तू बेफिक्र रह मेरा पुत्र, तू जा। मैं तेरे लिए भी तेरे कमरे में गाजर का हलवा और गरम गरम दूध भेजती हूँ। वो मुस्कुराती हुई उसके माथे से प्यार करते हुए उसे जाने को कहा। हाँ हाँ भेज, बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया है ना तेरे पुत्र ने। चौधरी साहब बस कर दें, नादान है, इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। चौधरी की बीवी अपने बेटे की तरफदारी करते हुए बोली। तेरी इन बातों ने ही इस खोते को बिगाड़ के रखा हुआ है। कभी अपने पुत्र को सही मत भी दे लिया कर। चौधरी साहब ने गुस्से से सोफे पर बैठे हुए चाय का कप उठाते हुए कहा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं कि कल संडे को एपिसोड नहीं आएगी, अब एपिसोड मंडे को आएगी। एवरी वीक में मैं संडे को छुट्टी किया करूँगी, मंडे से सैटरडे तक सिर्फ एपिसोड आया करेंगी। ठीक है, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।